हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो इस वीडियो हम समझेंगे अम्ल क्या है। तो अम्ल को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं और आज के बाद अम्ल क्या है आप बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में डाल दूंगा कि अम्ल क्या है। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे पेपर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अम्ल क्या है, जिसे इंग्लिश में एसिड कहते हैं। क्या इस इमेज में दिख रहे ये जो नींबू है और इमली है, क्या यही अम्ल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अम्ल नहीं है, बल्कि इनमें अम्ल पाया जाता है। क्यों अम्ल पाया जाता है? क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए उनका जलीय विलयन भी कैसा होता है? खट्टा होता है। इसी कारण जो नींबू और इमली है इनमें अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि जो अम्ल है वो क्या है। इंग्लिश में जो एसिड है ये शब्द कहां से आया, ये चीजें सीखते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से समझते हैं इसको, किस तरह से ये पानी में घुलते हैं और किस तरह से ये H प्लस आयन प्रदान करते हैं या H प्लस आयन देते हैं। जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। जैसे यहाँ पे लिया हमने HCl, जब इसे हम जल में घोलते हैं तो हमें H प्लस यानी H आयन प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम H2SO4 को यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है H प्लस। तो यहाँ पे भी हमने देखा यहाँ पे H प्लस आयन प्राप्त होता है, इसका मतलब ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो एक अम्ल है। इसी तरह से SNO3, इसको जब हम जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है H प्लस आयन। तो इन एग्जाम्पल की मदद से हम समझ जाते हैं कि अम्ल क्या है और अम्ल पानी में घुलकर क्या हमें प्रदान करते हैं? H प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम आगे समझते हैं स्रोतों के आधार पर अम्ल की परिभाषा है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि स्रोतों के आधार पर जो अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, वो सभी हमारे कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। या फिर इन्हीं को हम बोल सकते हैं प्राकृतिक अम्ल, इन्हीं को हम प्राकृतिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको हम पेपर में कैसे लिखेंगे या इसकी परिभाषा कैसे याद रखेंगे उसे सीखते हैं। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों जैसे पौधों एवं जीवों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो हमें पेड़ पौधों या जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू या फिर जैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये जो है हमारे कार्बनिक अम्ल के स्रोत हैं। तो इसी तरह से हम पढ़ते हैं अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल वे अम्ल जो खनिज यानी कि निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो हमें निर्जीव चीजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। तो इस इमेज में देख सकते हैं हम जो नींबू है उससे हमें सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है और दही है उससे हमें लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है और जो सेब है उससे हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरह से जो अकार्बनिक अम्ल है इसमें क्या होता है, इसे हमें बनाना पड़ता है लैब में। जैसे कि HCl यानी कि HCl में क्या हुआ, दो चीजें मिक्स होती हैं, एक हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, ये दो चीजें जो है मिलाकर हमने एक अम्ल बना दिया, तो इसे हम बोलेंगे कैसा? अकार्बनिक अम्ल बोलेंगे, क्योंकि ये निर्जीव चीजों से प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से हम आगे समझते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कार्बनिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्ल, कौन से अम्ल? जैसे नींबू और संतरा में जो कि खट्टे फल होते हैं इनमें सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है।
केवल और केवल अम्लों का नाम याद रखना है और उनका उपयोग याद रखना है। सूत्र बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए सूत्र बस ध्यान में हल्का रखना है, लेकिन पेपर में सूत्र नहीं पूछे जाते हैं। केवल आपको अम्ल का नाम बताना होता है या फिर उसके उपयोग बताने होते हैं। तो इसी तरह से जो दही या छाछ होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब है या नाशपाती है, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और बिच्छू बूटी है, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे जो है इसके उपयोग दे रखे हैं, आप आसानी से इसी तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। और एक चीज इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 20 नंबर की OMR आती है उसमें एक न एक अम्ल का नाम जरूर पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। प्रबलता के आधार पर अम्ल। प्रबलता के आधार पे अम्ल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम सीखते हैं। जैसे कि प्रबलता, जैसे कि कौन से प्रबल अम्ल होते हैं और कौन से दुर्बल अम्ल होते हैं, इस तरह से इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें प्रबल अम्ल की, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होकर, आयनित का मतलब होता है घुलकर, अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो सबसे ज्यादा H+ आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। इसी तरह से जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है HCl, इसको जब हम जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है, जब इसे हम जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है H+Cl-। तो हमने देखा यहाँ पे हमें क्या है, H+ आयन प्रदान हो रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह से दुर्बल अम्ल की बात करें, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर, यानी आंशिक का मतलब बहुत कम, आंशिक का मतलब क्या होता है, बहुत कम, आयनित का मतलब होता है घुलकर, घुलकर, आंशिक का मतलब होता है बहुत कम और आयनित का मतलब होता है घुलकर, यानी कि वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो पानी में घोलने पर हमें बहुत कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे कि उदाहरण में दिया है, उदाहरण दिया है यहाँ पे CH3COOH, ये एक ऐसा अम्ल है जो पानी में घोलने पर बहुत कम H+ आयन देता है, इसलिए ये कहलाता है दुर्बल अम्ल। यदि आपको pH स्केल से इसे समझना है तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप वो वीडियो जरूर देखिए। वहां से अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से जो अम्ल हैं वो प्रबल होते हैं और कौन से दुर्बल होते हैं। उसमें मैंने pH स्केल पूरा अच्छे से समझाया, तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो आगे बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल। सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। सांद्र अम्ल, सबसे पहले कौन से अम्ल हैं जो सांद्र होते हैं, वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा बहुत कम होती है और अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। उन सभी अम्लों को सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है H2SO4, तो इसे एक इमेज से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो 80 ml है वो अम्ल की मात्रा है और जो 20 ml है वो जल की मात्रा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो विलयन बना दोनों को मिक्स होके, वो आपका क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा या सांद्र विलयन कहलाता है। तो इसी तरह से समझते हैं हम तनु अम्ल। वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है, उन्हें हम कहते हैं तनु अम्ल। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं यहाँ पे HCl। HCl में यहाँ पे एक इमेज से समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अम्ल जो है वो बहुत कम है, जबकि जो जल है वो बहुत ज्यादा अधिक है, इसलिए ये जो विलयन कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाता है। तो जो अम्ल पानी की मात्रा अधिक रखते हैं और अम्ल की मात्रा कम रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल
कहते हैं। वह विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है उसको हम तनु अम्ल कहते हैं। तो इसी तरह से आगे समझते हैं हम अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के जो रासायनिक गुण है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में अम्लों के गुण अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, चलिए सीखते हैं। जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, इससे लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और एक लवण बनाते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। HCl की क्रिया जब हम कराएंगे किससे, एक धातु से करा देते हैं, जैसे Zn जो जिंक है वो एक धातु है, इससे क्रिया कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है, ये जो Zn है धातु वो Cl के साथ में क्या बनाएगी, Cl के साथ में एक लवण बना लेगी, और जबकि जो इसमें बचा हाइड्रोजन ये गैस बन जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये हो गया लवण और ये बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब जो अम्ल हैं वो धातु से क्रिया करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और पेपर में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए हम अगला गुण पढ़ते हैं, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया। तो अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है और क्या रिएक्शन होती है इसकी, चलिए समझते हैं, चलिए अच्छे से इसे सीखते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इससे नमक और पानी बनता है, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। तो जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो हमें वो लवण प्रदान करते हैं और जल प्रदान करते हैं और एक दूसरे का प्रभाव जो है वो समाप्त कर देते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे HCl की क्रिया हम करा देते हैं, ये अम्ल हो गया, और इसकी क्रिया करा देते हैं NaOH से, NaOH से करा देते हैं। ये जो है ये एक क्षार है, ये क्या है, एक क्षार है, और जबकि ये क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त कराते हैं क्या, नमक और पानी प्राप्त कराते हैं। चलिए कैसे, जैसे जब जो Na है ये Cl के साथ में मिक्स हो जाता है तो लवण बना लेता है, NaCl, ये क्या बना लेता है, लवण बना लेता है, यानी कि नमक बना लेता है, यानी नमक ही लवण है। इसी तरह से आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या होता है, जो OH है ये जो होता है ये इसके साथ में मिल जाता है और यहाँ प्राप्त हो जाता है हमें जल। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो उनका प्रभाव खत्म कर देते हैं और नमक और पानी बनाते हैं। तो चलिए इसी तरह हम पढ़ते हैं अपना अगला गुण। तो अब हम पढ़ते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, चलिए समझते हैं। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो जल बनाता है, लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। HCl की क्रिया कराते हैं हम Na2CO3 के साथ में, और हमें जो प्राप्त होगा, ये जो Na2 है ये इसके साथ में क्रिया कर लेगा और यहाँ पे बनाएगा 2NaCl। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे CO3, यानी कि C एक है और O तीन है, तो यहाँ पे हम प्राप्त करेंगे क्या, CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यहाँ पे एक और रह जाता है और इसकी क्रिया हम कराते हैं किसके, इसके साथ में, तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमें जल का सूत्र H2O, ये प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा नमक या लवण और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल। तो इस तरह से ये क्रिया पूरी हो जाती है और इसे बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस अभिक्रिया हो जाती है। अगर आपको बैलेंस अभिक्रिया सीखनी है तो मैंने जो पीछे वीडियो बना रखी है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल कैसे होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये सब चीजें पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे सबसे पहले
खट्टा स्वाद होता है। अम्लों का कैसा स्वाद होता है? खट्टा स्वाद होता है। पानी में घुल जाते हैं, अम्ल आसानी से पानी में घुल जाते हैं। तीसरा है घोल विद्युत का चालक होता है, यानी कि जो भी अम्ल पानी में घुलते हैं और वो जो विलयन बनता है उसमें धारा आसानी से बह जाती है, इसलिए कहते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। ऐसे ही चौथा है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये इसके चार जो हैं ये अम्लों के भौतिक गुण हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम अम्लों के उपयोग। अम्ल कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसे समझते हैं। सबसे पहले है बैटरी के उपयोग में, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 ये जो होता है ये बैटरियों में प्रयोग होता है। इसी तरह से खाद बनाने में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से दवाइयों में बहुत सारी दवाइयां हैं जिनमें अम्ल का उपयोग किया जाता है। सफाई यानी टॉयलेट क्लीनर आदि में जो तेजाब पड़ा होता है, HCl पड़ा होता है, ये जो कि एक अम्ल है, इसलिए सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पांचवा है खाद्य पदार्थों में, जैसे सिरका, नींबू, इनमें क्या होता है? इनमें भी अम्ल होता है और इनमें डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इमेज से भी समझ सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से कि कहाँ कहाँ पर अम्ल जो है उपयोग होते हैं। तो ये था अम्ल, जिसमें हमने अम्ल को समझा, उसके प्रकार समझे और उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण समझे। इसी तरह से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्षार और उसके प्रकार, वो क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अम्ल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।